अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपका ये फिजियोलॉजी का लेक्चर है और हमने ब्लड और इम्यूनिटी, ब्लड ग्रोथ, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो हम नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वैसे तो मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शुरू कराती हूँ, लेकिन अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ना आपको ऑब्जेक्टिव्स पहले तो मैं बता दूं कि ये लेक्चर सुनने के बाद एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑल द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके पहले वो समझ लें, देन दे वुड बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हर चीज़ का पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर उसके बाद फंक्शंस होते हैं। रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेजवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमें बाद में डिजीज समझ में आना। तो जब हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल मैकेनिज्म ही नहीं पता होगा तो हम उसकी अबनॉर्मेलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। नंबर 4, कॉम्प्रीहेंड द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वर्किंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर इम्पोर्टेंस। मतलब क्या उसमें जो है ना लम्हे ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म रखे हैं। ठीक है, तो बारी बारी मतलब ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आज के लेक्चर में सब आपको आ जाएगा। तो पहले आप देख लेंगे रेस्पिरेटरी पैसेजेस। ठीक है, एक ओवरऑल डायग्राम है इसमें। तो नेजल पैसेजवेज से, नोज से शुरू हो रहा है, कॉन्का है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो नेजोफेरिंक्स, एयर जो है नोज से होती हुई नेजोफेरिंक्स में गई, फिर उसके बाद वो नेजोफेरिंक्स में एपिग्लॉटिस था, एपिग्लॉटिस फिर ग्लॉटिस, फिर उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया फिर मेडियास्टिनम में नीचे जाके चेस्ट में डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में। ठीक है, जो दोनों रिस्पेक्टिव लंग में चले जाते हैं। तो लंग्स जो है वो मतलब अपीयर ऑफ लंग इज देयर, कोई अटैचमेंट नहीं होती है उसकी चेस्ट कैविटी में, ऐसे ही रखे हुए हैं। सिर्फ बीच में एक मेडियास्टिनम है, उससे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, चेस्ट कैविटी से लगे हुए हैं ना कुछ। क्यों नहीं लगे हुए हैं? इसलिए कि एयर आएगी तो वो एक्सपेंड होंगे, अगर वो फिक्स होते तो कैसे एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ जो उनका मीडियल सरफेस है ना, ईच लंग का मीडियल सरफेस, उसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम वो पार्ट होता है ईच लंग का जिसमें से ब्रोंकस एंटर हो रहा है और आर्टरीज और वेन्स और नर्व्स, ये सब की सब एंटर और एग्जिट हो रही है। ठीक है, अब ये आपने देख लिया रेड कलर की पल्मोनरी वेन्स बनाई हुई हैं, क्योंकि पल्मोनरी वेन में जब हम हार्ट अभी पढ़ेंगे तो पल्मोनरी वेन में जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, छोटी डायग्राम देखें, उसमें एक पल्मोनरी कैपिलरी दिखाई हुई है और ऊपर जो व्हाइट कलर का है ना वो एल्व्यूलस है। एल्व्यूलस में तीर का निशान देके ऑक्सीजन अंदर आ रही है। जैसे ही एल्व्यूलस में हम हेल करेंगे, लंग के एल्व्यूलाई हैं, उसमें एयर आएगी तो उसको डिफ्यूज़ होना है पल्मोनरी कैपिलरी में। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर टिश्यू में डिफ्यूज़ होके सारे मेटाबॉलिक फंक्शन हो गए, ऑर्गेनल्स ने कर दिया, तो उसके एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इट हैज़ टू बी एग्जिटेड आउट। तो वो जो है मुखालिफ में तीर का निशान, और वो पल्मोनरी फिर कैपिलरी से एल्व्यूलस में जा रही है, यानी कि वीनस एंड से, और एल्व्यूलस में जाके एक्सेल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक तो हो गया लंग्स। ठीक है, अपीयर ऑफ लंग। नंबर 2, चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल भी तो उसी का पार्ट है ना, उसमें क्या आ जाएगा, चेस्ट वॉल में इंटरकॉस्टल मसल आ जाएंगे और डायफ्राम आ जाएगा। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम जो है एक मसल है जिसने चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग किया हुआ है। ठीक है, और डायफ्राम जो है एक्चुअली इंस्पिरेटरी मसल है। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ऊपर जाता है, और जब रिलैक्स करता है तो नीचे आता है। सही है, रिलैक्स करेगा नीचे आएगा, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, उसमें एयर ज़्यादा आ जाएगी। नंबर 3 उसका पार्ट क्या है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स का, नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स ऑफ द चेस्ट वॉल व्हिच कंस्टिट्यूट द पंप ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सारे के सारे सारी बात है कि जो हमारे चेस्ट वॉल के मसल्स हैं
उनको नर्व सप्लाई की वजह से ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये तो बहुत ही ज़रूरी है ना कि अगर एल्व्यूलस में एयर आई है तो जाहिर है उसके इर्द गिर्द अगर कैपिलरी नहीं होगी तो एयर कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, डिफ्यूज होना है ना उसको, तो फिर उसके बाद सारे टिश्यू में जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, लंग्स हो गए, अपेयर ऑफ लंग, चेस्ट वॉल हो गई, चेस्ट वॉल में जो मसल्स लगे हुए हैं इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम, फिर नर्वस सिस्टम है क्योंकि सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं मसल्स को, ठीक है। तो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पंप बन जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिससे एयर अंदर आती है और बाहर जाती है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन चौथा पार्ट हो गया। अब देखते हैं हम फंक्शंस क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। जाहिर बात है क्या फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है ना कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेके आ रहा है लंग में, एल्वेलाई में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है। सबसे बड़ा काम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये है। 4 मेजर फंक्शंस जो है ना वो क्या है। नंबर 1 पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब देखें इस पे एक एक चैप्टर है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो भी चीज़ अभी मैं बता रही हूँ उस पर सब पूरा एक एक चैप्टर है आपका। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन विच मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग एल्वेलाई। सिंपली एयर अंदर जा रही है एल्वेलस के एटमॉस्फेयर से और बाहर आ रही है एल्वेलस के एटमॉस्फेयर में। इस अमल को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब डिफाइन करने के लिए क्या है, तो बस समझ ही नहीं आ रहा क्यों पल्मोनरी वेंटिलेशन। अरे भाई, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द एल्वेलाई एंड द एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा क्या, एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया फंक्शन, दूसरा क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड। अब जाहिर बात है वेंटिलेशन हुई है, एयर आ गई है एल्वेलस में, अब वो एब्जॉर्ब होगी, डिफ्यूज होगी, तभी तो वो पल्मोनरी कैपिलरी जो है पूरी सिस्टम में कैपिलरी में उसको लेकर आएगी, तो फिर सारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। तो उसका काम क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सारे जो ऑर्गेनल्स हैं पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिससे वो सारा काम होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स टू एंड फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू सेल्स। अब ऑक्सीजन जो डिफ्यूज हो गई, अब वो पहुंचेगी कैसे, डिफ्यूज हो गई वहाँ से पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वेलस से पल्मोनरी कैपिलरी में आ गई, लेकिन फिर टिश्यू में कैसे जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट उसका बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी थी टिश्यू से वो कैसे ट्रांसपोर्ट होकर वापस एल्वेलस में जाके एक्सहेल आउट हो जाएगी। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया बड़ा। फोर्थ जो है ना फंक्शन वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड द फेसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जाहिर बात है कि सारी चीज़ रेगुलेट तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हो रही है ना, तो रेगुलेशन। तो पहला फंक्शन पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि सिर्फ एयर का अंदर जाना और बाहर आना, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है बिटवीन द लंग एल्वेलाई एंड द एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द अपोजिट डायरेक्शन। नंबर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चली जाए, ट्रांसपोर्ट होके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आए, ठीक है। रेगुलेशन, फोर्थ फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो किससे होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होगा, ठीक है। अब इससे पेश करके हम पल्मोनरी वेंटिलेशन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, तो पहले हम फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजवेज या उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनाटॉमी का, यानी ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो हमारे नेजल पैसेजेस हैं ब्रोंका, फिर वो नेजोफेरिंग्स आया, नेजोफेरिंग्स से फिर ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से फिर डिवाइड हो गया मेन ब्रोंकस, ब्रोंकाई दो को कहते हैं, राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस, जो रिस्पेक्टिव लंग में चला गया, ठीक है, थ्रू द हाइलम। द एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लंग बाय वे ऑफ द ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल। तो ट्रैकिया से जो दो में डिवाइड हुआ उसको मेन ब्रोंकस कहते हैं, राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस, और प्लूरल उसका है ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई जब एंटर हो जाता है हाइलम से, मीडियल साइड ऑफ द लंग में जो पार्ट है हाइलम, डिप्रेशन होता है छोटे से, उसको हाइलम कहते हैं, तो वो फिर लंग के अंदर जाके दरख्त की ब्रांचेस की तरह डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है।
तो पहले उसको कहते हैं ब्रोंकाई, फिर कुछ और छोटे छोटे ब्रांचेस बनाते हैं, उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन द रेस्पिरेटरी पैसेजवेज is to keep them open and allow easy passage of the air to and from the lung. अब चूंकि इसको एयर को अंदर जाना है, ऑक्सीजन को, तो पेटेंट होने चाहिए ना एयरवेज, मतलब ये कोलैप्स नहीं होने चाहिए, कंस्ट्रिक्टेड नहीं हो, स्टेनोटिक नहीं होने चाहिए, ताकि एयर आराम से अंदर चली जाए, ठीक है। टू कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, अब ट्रेकिया जो है वो तो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो वो तो कोलैप्स हो जाए, अगर एयर आई है तो वो इन्फ्लेट हो गया, और जब एयर बाहर गई तो वो तो डिफ्लेट ही हो जाए, वो कोलैप्स हो जाए, तो ऐसा तो नहीं बनाया ना लामिया ने। तो टू कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग मल्टीपल कार्टिलेजेस रिंग्स एक्सटेंड अबाउट 5-6 ऑफ द वे अराउंड द ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स बनाए लामिया ने, जो उसको पूरा तो एनसर्कल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं, 5-6 ऑफ द वे, ठीक है, थोड़ा सा जगह पे वो नहीं है। तो इस तरह से ट्रेकिया जो है वो पेजेंट रहता है पूरा, वो कोलैप्स नहीं होता। इन द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई लेस एक्सटेंसिव कर्व्ड कार्टिलेजस प्लेट्स आल्सो मेंटेन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिजिडिटी येट अलाउ सफिशिएंट मोशन और द लंग टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब इनको जब एयर आनी है तो इन्होंने एक्सपेंड होना है, ठीक है। अगर एयर बाहर निकल जाए तो कोलैप्स हो जाते, लेकिन अल्लाह ने उसका क्या इंतजाम रखा है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी कार्टिलेजेस जो बड़े ब्रोंकाई है ना, जब डिवाइड होते हैं उसमें होते हैं, लेकिन फिर उसका वो कम होता जाता है, ठीक है, ताकि रिजिड भी ना हो, थोड़े से रिजिड भी हो, ताकि वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। ये दोबारा से वही डायग्राम आगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। These plates become progressively less extensive in the later generation of the bronchi and are gone in the bronchioles, which usually have diameters less than 1.5 centimeter. अब जो है ना, मतलब ट्रेकिया में तो वो बड़ा आर्किटेक्चरल उसका अरेंजमेंट है, लेकिन जब ब्रोंकाई में जाते हैं तो लेस एक्सटेंसिव होते जाते हैं, और फिर जब छोटे छोटे उसकी ब्रांचेस होती हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, तो उसमें से वो फिर एब्सेंट ही हो जाते हैं। तो उनका डायमीटर कितना होता है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होता है ब्रोंक्यूल्स का। द ब्रोंक्यूल्स आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय रिजिडिटी ऑफ देयर वॉल्स, यानी ये उनकी वो उसमें अब दूसरा मैकेनिज्म होगा जो उसको पेजेंट रखेगा, कार्टिलेजेस उसको रिजिड नहीं बना रही है, क्योंकि है ही नहीं है वहाँ पे, तो हम देखेंगे कि फिर वो क्यों कोलैप्स नहीं होते, एयर जब बाहर निकल जाती है तो, ठीक है। तो ये तो बात समझने की है कि भाई एयर बाहर निकल जाएगी तो उनकी वॉल्स में कार्टिलेजेस भी नहीं है, तो उनको तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा तो नहीं बनाया होगा ना, तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, इंस्टेड दे आर केप्ट एक्सपेंडेड मेनली बाय द सेम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर दैट एक्सपेंड द एल्वेलाई। That is, as the alveoli enlarge, bronchioles also enlarge, but not as much. मतलब ये कि वो उसमें रिंग्स नहीं है, लेकिन एक प्रेशर है जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहलाता है। जब हम पल्मोनरी वेंटिलेशन करेंगे तो एल्वेोलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, अभी मैं नहीं बता रही, लेकिन इन प्लूरल प्रेशर और एल्वेोलर प्रेशर का डिफरेंस है ना, उसको ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है जो वो उसको ओपन रखता है, ठीक है, तो वो हम आगे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मस्कुलर वॉल ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स एंड इट्स कंट्रोल। अब जाहिर बात है कि जो ब्रोंकाई के वॉल्स हैं उसमें स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। इन ऑल एरियाज ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई नॉट ऑक्यूपाइड बाय द कार्टिलेज प्लेट्स, द वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। तो उनकी सारी जो वॉल्स हैं ना ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई की, वो स्मूथ मसल से बनी हुई है। उस स्मूथ मसल्स हम पढ़ चुके हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये हमने दूसरे तीसरे चैप्टर में पहले ही कर लिया था। ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स आर ऑलमोस्ट आर एंटायरली स्मूथ मसल्स with the exception of respiratory bronchioles, which is mainly pulmonary epithelium and underlying fibrous tissue plus a few smooth muscle fibers. तो मतलब ब्रोंक्यूल्स जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, उसमें नहीं होता इतना स्मूथ मसल, उसमें सिर्फ एक एपिथेलियल लाइनिंग होती है और उसका फाइब्रस टिश्यू या बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और थोड़े से स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। बाकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें अच्छा खासा स्मूथ मसल होता है। Many obstructive diseases of the lung result from narrowing of the smaller bronchi and larger bronchioles because of excessive contraction of the smooth muscle itself. अब आप खुद समझ लें कि
स्मूथ मसल से बने हुए हैं वो ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल। अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो वो तो यूं हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे ना, नैरो हो जाएंगे, तो एयर जाने में और निकलने में बाहर मुश्किल होगी। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में इस तरह होता है कि एयरवे नैरोइंग हो जाती है। अब वो कैसे हो जाती है, जब हम सारा पढ़ लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स जो आज मैंने आपको शुरू में बताया, तो फिर उसके बाद हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक ओवरव्यू ले लेंगे उसका। मेनली तो आपको थर्ड ईयर में फिर पढ़ना है जब आप मेडिसिन पढ़ेंगे। Resistance to airflow in the bronchial tree. Under normal respiratory conditions, airflow through the respiratory passageways so easily that less than 1 centimeter of water pressure gradient from the alveoli to the atmosphere is sufficient to cause enough airflow for quiet breathing. ठीक है, तो ये भी pulmonary ventilation में आपको अच्छे से मैं समझा दूंगी, अभी इसको छोड़ देते हैं। The greatest amount of resistance to airflow occurs not in the minute air passages but in the larger bronchioles and bronchi near the trachea. ठीक है, जो रेजिस्टेंस है ना वो वहां पे ज्यादा है, मतलब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। Yet in the disease condition, the smaller bronchioles play a far greater role in determining airflow resistance due to their small size and because they are easily occluded. अब जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड हुए छोटे ब्रोंक्यूल में, फिर ब्रोंक्यूल और छोटे ब्रांचेस हुए, इसके छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो सारे के सारे आप देखें उसमें स्मूथ मसल्स वॉल में है उसके, तो अगर ऑक्लूड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो जाहिर नैरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो किस तरह से नैरो हो सकता है ब्रोंक्यूल का जो मतलब इसकी पेटेंट वो रहता है, तो अगर छोटा हो जाएगा उसका पैसेज वे, तो किस किस वजह से छोटा होगा। नंबर 1 मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्स, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। नंबर 2 एडिमा अपरिंग इन द वॉल, कोई पैथोलॉजी हो गई जिसकी वजह से जो वॉल है एयरवे की उसमें सूजन हो जाए, ठीक है, एडिमा हो जाए, तो भी वो अंदर से उसको पैसेज को कम कर देगी। नंबर 3 म्यूकस कलेक्टिंग इन द ल्यूमन्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, यानी कि म्यूकस ज़्यादा अगर सिक्रीट होने लगे और निकले ना बाहर, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो वो भी तो ल्यूमन को ब्लॉक कर सकता है। सही है। Nervous and local control of bronchiolar musculature. Number 1, sympathetic dilatation of the bronchiole is relatively weak because few of the sympathetic nerve fibers penetrate to the central portion of the lung. मतलब sympathetic system जो है ना वो dilate करता है bronchiole को, ठीक है। weak है क्यों, इसलिए कि कम sympathetic nerve fibers उसको penetrate किए हैं central portion को। However, the bronchial tree is very much exposed to norepinephrine and epinephrine released into the blood by sympathetic stimulation of the adrenal gland in the medulla. ओके, उसमें sympathetic nerve fibers तो कम है, लेकिन जो हमारा जो एड्रिनल मेडुला है वहाँ से ये हार्मोन्स बनते हैं ना, एड्रिनालिन, नॉरएड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वहाँ पे आके उसमें फिर कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Both these hormones, especially epinephrine, due to its greater stimulation of the beta adrenergic receptor, cause dilatation of the bronchiolar tree. तो इसका काम क्या है ये समझना है आपको कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, कंस्ट्रिक्शन नहीं करती, डायलिटेशन करती है, ठीक है, ब्रोंकियल डायलिटेशन। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्रोंकियोल को। फ्यू पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम द वेगस नर्व पेनिट्रेट द लंग पैरेन्काइमा, ठीक है, तो वेगस नर्व से इस सब के सब आ रहे हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। These nerves secrete acetylcholine and when activated cause mild to moderate constriction of the bronchiole. तो acetylcholine जो है वो constrict करती है bronchiole को, ठीक है, acetylcholine constrict करती है और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डायलेट करती हैं। अब इनके आप थर्ड ईयर में जाएंगे जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो इनके सारे एक्शंस आपको पढ़ने होंगे। हम तो अलग अलग जो भी चैप्टर में आ जाता है जिक्र तो वो बता देते हैं, फिर आप पूरा ओवरऑल देख लेंगे कि क्या क्या उसके मजीद फंक्शंस होते हैं एसिटाइलकोलिन के या एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के। Sometimes parasympathetic nerves are also activated by reflexes that originate in the lungs, which begin with irritation of the epithelial membrane of the respiratory passages like noxious gases, dust, cigarette smoke or bronchial infection, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स है ना वो एक्टिवेट भी हो जाती हैं रिफ्लेक्सेस से, अगर लंग में ऑरिजिनेट हो रही हूँ
या उसकी एपिथेलियम जो इरिटेट हो जाए रेस्पिरेटरी पैसेजेस की गैसेस इनहेलेशन, नॉक्सियस गैसेस इनहेलेशन, डस्ट से, सिगरेट स्मोक से और ब्रोंकियल इन्फेक्शन से, ठीक है। लोकल सिक्रीटरी फैक्टर्स क्या होते हैं? सेवरल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन द लंग कॉज ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन विच आर नंबर 1 हिस्टामिन, ये कंस्ट्रिक्शन करेगी ब्रोंकियल की, मतलब नैरो कर देगी। नंबर 2 स्लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, both of these are released by mast cells in the lung during allergic conditions. They play key role in the airway obstruction that occur in the allergic asthma. तो हम देख लेंगे कि मतलब एस्थमा में फिर किस तरह से नैरोइंग हो जाती है इन चीज़ों की वजह से। जो मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट जब होते हैं ना, तो ये हिस्टामिन और स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस बनाते हैं, इसकी वजह से ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन होने लगती है। तो एलर्जिक एस्थमा हम उसको कहते हैं। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द रेस्पिरेटरी पैसेजवेज। अब पैसेजवेज में क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म? नंबर 2 सीलिया है। पहला तो ये हो गया था कि हिस्टामिन और स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, दूसरा है सीलिया। Entire epithelium of the respiratory passages, both in the nose and the lower passages down as far as the terminal bronchiole, is lined with the ciliated epithelium. The continuous beating of the cilia causes the coat of mucus to flow slowly at a velocity of few millimeters per minute towards the pharynx. Then the mucus and its entrapped particles are either swallowed or coughed out to the exterior. मतलब ये कि अब देखें ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है, आपने हिस्टोलॉजी में आप पढ़ेंगे एनाटॉमी में कि जहाँ जहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम है उसका काम ये होता है कि वहाँ पे गोबलेट सेल्स होते हैं, यानी कि वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो म्यूकस की वजह से ना ल्यूब्रिकेशन होती है और सीलिया जो है बीट करते हैं कहाँ, मतलब नीचे की साइड पे, यानी फ्यू मिलीमीटर पर मिनट पे वो बीट करेंगे टूवर्ड द फेरेंक्स। यानी कोई भी अगर उसमें फॉरेन बॉडी आ गई है, बैक्टीरिया आ गया है, कुछ आ गया, तो वो फिर फेरिंग्स की तरफ आ जाए उस सीलिया की बीटिंग करने से। एंड देन द म्यूकस एंट्रैप जो हो गए पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल हैं, या तो वो स्वालो हो जाएं या फिर कॉफ्ड आउट हो जाएं। इरिटेट करेंगे तो खांसी आएगी तो वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है सीलिएटेड एपिथेलियम का। नंबर 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, इसमें एक नंबर 3 है कॉफ रिफ्लेक्स। तो पहला तो हमने देखा सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे थे, दूसरा सीलिया था, तीसरा अब एक कॉफ रिफ्लेक्स है जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है। द ब्रोंकाई एंड द ट्रैकिया आर सो सेंसिटिव टू लाइट touch that slight amount of foreign matter or other causes of irritation initiate the cough reflex, ठीक है। अब जरा सा भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इतने सेंसिटिव हैं कि कोई भी चीज़ आ जाए वहाँ पे फॉरेन बॉडी तो इरिटेट करती है उसको, एपिथेलियम को, उसकी वजह से एक रिफ्लेक्स होती है, इसको हम कॉफ रिफ्लेक्स कहते हैं। आफ्रेंज फाइबर्स यानी कि जो सेंसरी फाइबर्स है ना, दे पास फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेजेस मेनली थ्रू द वेगस नर्व टू द मेडुला ऑफ द ब्रेन। अब हमने पैरोस अच्छा भी नहीं पढ़े पैरोस सेप्टर, तो बहरहाल वेगस नर्व से आफ्रेंज यानी कि सेंसरी फाइबर्स जा रहे हैं मेडुला ऑफ द ब्रेन में, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। There, the autonomic sequence of events is triggered by the neuronal circuit of medulla, causing the cough reflex. और मोटर फाइबर्स फिर आते हैं और मसल्स को फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, उसकी वजह से हमें कॉफ होती है। कॉफ प्रोटेक्टिव क्यों है? कि कुछ फंस गया, ठसका लग गया, बात कर रहे थे खाते हुए और वो एपिग्लॉटिस खुला रह गया, तो वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में अगर खाना चला जाए तो फौरन कितनी जोर से खांसी आती है, तो ताकि वो निकल जाए, ठीक है। तो कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं अगर ठसका लग जाए तो ऊपर देखो चिड़िया देखो है ना। तो कॉफ ऐसे मौक़ों पे कोई उसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि जो है वो 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं और कुछ फंस गया एटिकेट की वजह से इस तरह से कर रहे हैं, नहीं, बड़ी ज़ोर से यू शुड cough violently to expel that foreign matter out of your respiratory passages. This is a protective reflex. सही है? उस पर etiquette वगैरह जानेंगे। 4 क्या है protective? Sneeze reflex. Sneeze reflex is very much like the cough reflex, except that it is applied to the nasal passages इंस्टेड ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस। अब ये नेजल पैसेजेस या म्यूकोजा जब इरिटेट होगी ना, तो फिर सेंसरी फाइबर्स जाएंगे ब्रेन में, ब्रेन से फिर आएंगे वापस, ठीक है। तो लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में अगर होगा तो वहाँ से कॉफ रिफ्लेक्स होगी। नेजल
पैसेजवे से हो रहा है तो स्नीज रिफ्लेक्स हो रही है। द इनिशिएटिंग स्टिमुलस ऑफ द स्नीज रिफ्लेक्स इज इरिटेशन द नेजल पैसेजेस। किसी भी चीज़ से इरिटेशन हो गई, डस्ट आई, जो एलर्जिक लोग होते हैं, डस्ट झाड़ू दिल रही है तो फौरन, या फ्यूम्स हैं तो उनको, धुआं है तो एलर्जिक जो होते हैं ना एस्थमेटिक पे, उनको चीखें भी क्या आना शुरू हो जाती हैं। द आफ्रेंट इम्पल्सिस, अब नहीं भी है अगर एस्थमा तो एलर्जी की हिस्ट्री, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर एलर्जी हो तो एस्थमा भी हो। द आफ्रेंट इम्पल्सिस पास इन द फिफ्थ क्रेनियल नर्व टू द मेडुला। फिफ्थ कौन सी, यानी कि ट्राइजेमिनल, वेयर द रिफ्लेक्स इज ट्रिगर। तो जो इसके सेंसरी मतलब कॉफ रिफ्लेक्स के तो हमने देख लिया कि वो वेगस नर्व से जाते हैं सेंसरी फाइबर्स, लेकिन यहाँ पे हमने देखा नेजल पैसेजवे से आफ्रेंट फाइबर्स ट्राइजेमिनल नर्व से जा रहे हैं मेडुला में, वेयर द रिफ्लेक्स इज ट्रिगर, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द नोज क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम है वहां पे, ठीक है, म्यूकस सेल्स हैं, तो एयर इज वार्म्ड, एयर जब इनहेल करते हैं तो वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है। नंबर 2, एयर इज कम्प्लीटली ह्यूमिडिफाइड। नंबर 3, एयर इज पार्शली फिल्टर्ड भी हो जाती है। फिल्टर का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल है, कुछ भी है उसमें, तो वो जो सीलियाँ है ना, वो उसको या तो फेरिंक्स में ले जाएंगे, पॉप आउट करवा देंगे तो फिल्टर हो जाएगी। वोकलाइजेशन, दूसरा बड़ा काम क्या है इसका, नोज का, vocalization. Speech involves not only the respiratory system but also number 1 specific speech nervous control centers in the cerebral cortex. Cerebral cortex में जो centers हैं वो चाहिए। Number 2 respiratory centers in the brain, speech nerve control, और respiratory center in the brain. Number 3 the articulation and the resonance structures of the mouth and nasal cavities. तो जो articulation हो रही है उसमें resonance structures हैं, यानी कि नेजल कैविटीज, साइनसेस हैं हमारे स्कल में, तो ये सारे आपने एनाटॉमी में पढ़ लिए होंगे। और स्पीच इज कंपोज्ड ऑफ 2 मैकेनिकल फंक्शंस, एक उसमें फोनेशन होती है और दूसरा आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस है स्पीच में। तो फोनेशन, लैरिंग्स एक्ट एज अ वाइब्रेटर, साउंड बॉक्स है ना लैरिंग्स हमारा, वाइब्रेटर के तौर पे एक्ट करता है। वाइब्रेटिंग एलिमेंट इज द वोकल फोल्ड कॉल्ड एज द वोकल कॉर्ड्स। तो उसमें 2 वोकल कॉर्ड है तो वो वाइब्रेट करती हैं फिर, ठीक है। नंबर 2 आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस। द 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ आर्टिकुलेशन आर लिप्स, टंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट। जाहिर है टंग हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी फोनेशन होती है ना, आर्टिकुलेट हमें करना है, मतलब एक तो हमारा मतलब सेंटर हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दूसरे क्या है कि लिप्स, टंग और सॉफ्ट पैलेट के मसल्स जो हैं उनको सही नर्व सप्लाई आ रही हो। तो एनाटॉमी ऑफ लैरिंक्स, अब ये तो आप एनाटॉमी में ही पढ़ेंगे ना, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो है ना ट्रांसफर सेक्शन इसमें लिया हुआ है। ऊपर आप देखें थायराइड कार्टिलेज है येलो कलर की, फिर अंदर जो पिंक कलर के फोल्ड्स हैं वो वोकल लिगामेंट्स हैं, फिर थायरो एचिनोइड मसल्स हैं, लेटरल क्रिको एचिनोइड मसल्स, posterior cricoechinoid muscles, transverse echinoid muscles and echinoid cartilages। तो ये सारे के सारे मसल्स जो है ना फोनेशन के लिए हैं, यानी आर्टिकुलेशन, रेजोनेंस, फोनेंस, आई मीन फोनेशन, ठीक है। और फंक्शंस इन फोनेशन शोइंग पोजीशन ऑफ द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोनेशन। तो फुल एबडक्शन, यानी कि वोकल कॉर्ड देखें, फुल एबडक्शन तो मीडिया साइड से बिल्कुल हटी हुई है, ठीक है। जेंटल एबडक्शन थोड़ा सा पूरी लेटरली नहीं गई हुई दोनों साइड पे। इंटरमीडिएट पोजीशन लाउड विस्पर, फिर स्टेज विस्पर में क्या होगा, बिल्कुल कम उसमें डिस्टेंस होगा, दोनों साथ मिली हुई होंगी, और फोनेशन उसमें दोनों जो है वो एडक्टेड होंगी, ठीक है। The resonators include the mouth, nose and the nasal sinuses, the pharynx and even the chest cavity. Chest cavity भी फोनेशन में इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा जैसे अक्सर जो है ना अमेरिका गॉट टैलेंट और इस टाइप की ब्रिटेन गॉट टैलेंट में देखा होगा आपने कि वो पपेट ले आते हैं और आवाज़ जो है वो यूं यूं कर रहे होते हैं, और आवाज़ जो है ना उनकी चेस्ट कैविटी से आ रही होती है, मुंह उनका बंद होता है, वेंट्रिलोक्वेशन उसको कहते हैं, सही मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बहरहाल तो वो चेस्ट कैविटी से आवाज़ आती है, क्योंकि ये फंक्शन फेरिंक्स और इवन चेस्ट कैविटी से भी आवाज़ निकल सकती है ना। तो अगर मुंह ना भी हिलाएं
तो अंदर से आवाज़ आ सकती है, ये चीज़ बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। समरी आप देख लें कि हमने क्या क्या किया। रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स हमने कर लिए, फिर फंक्शंस कर लिए, रेस्पिरेटरी पैसेजवेज कर लिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब कर लिया। फिर उसके बाद प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमने कर लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये अगर आप अपने पास छोटा छोटा करके लिख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़रूर अपने नोट्स बना लें, ठीक है, ताकि आप एक दफ़ा बुक से अच्छी सी रीडिंग, मेरा ये सुना, बुक से रीड करें, फिर उसमें से ये सब निकाल लें चीज़ें और अपने पास छोटा छोटा लिख लें, नोट्स बना लें, रिस्पेक्टिव फाइल में डाल दें। ठीक है, जब आप दोबारा आपको इम्तिहान से पहले जब आप पढ़ेंगे ना, आराम से आप अपने नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, उस वक्त फिर आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ज़रूर मुझे अपना कमेंट लिखिए, बताइए मुझे कि आपकी समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।